नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम एक ऐसे जाल को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम सब कभी ना कभी उलझ सकते हैं। भारत में साइबर अपराध की शिकायत दर्ज कराने के बाद आखिर होता क्या है? मेरा मतलब है ऑनलाइन फ्रॉड, पहचान की चोरी, उत्पीड़न, ये शब्द जितने आम हो गए हैं उतनी ही धुंधली है इनके बाद की कानूनी प्रक्रिया, है ना? बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जो आजकल बहुत से लोगों के मन में आता है। हाँ, और हमारे पास साइबर अपराध शिकायत से न्याय तक शीर्षक वाले कुछ दस्तावेज हैं जो इस सफर का नक्शा पेश करते लगता है जैसे किसी भूल भुलैया का गाइड मैप हो। तो आज का हमारा मकसद साफ है, इस पूरी प्रक्रिया के हर मोड़ को, हर परत को समझना, शिकायत के पहले अक्षर से लेकर अदालत के आखिरी फैसले तक। आइए इस डिजिटल पहेली को मिलकर बूझते हैं। तो सफर शुरू होता है पहले और शायद सबसे बुनियादी कदम से, अपराध की पहचान। मतलब ये समझना कि आखिर हुआ क्या है। क्या ये पैसों की धोखाधड़ी है, किसी का ऑनलाइन पीछा करना यानी स्टॉकिंग, अकाउंट हैक हो गया, या किसी की निजी जानकारी चुराई गई है? ये पहला स्टेप है, राइट? हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ सतही तौर पर जानना काफी नहीं है। इसकी बारीकी समझना बेहद जरूरी है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी का सोशल मीडिया अकाउंट हैक करके उससे मान लीजिए आपत्तिजनक पोस्ट किए जा रहे हैं, तो ये सिर्फ हैकिंग नहीं, बल्कि मानहानि या पहचान की चोरी का मामला भी बन सकता है। अच्छा। हाँ, तो अपराध की सही प्रकृति तय करती है कि पुलिस जांच किस दिशा में जाएगी और कौन से कानूनी हथियार इस्तेमाल होंगे। यानी ये जो आईटी एक्ट है उसकी धाराएं लगेंगी, या आईपीसी की, या फिर दोनों। ये एक तरह से पहला फिल्टर है जो तय करता है कि मामला कितना गंभीर है और कार्रवाई कैसे होगी। बिल्कुल। यानी सिर्फ कुछ गलत हुआ कहना काफी नहीं, क्या गलत हुआ ये साफ होना चाहिए। अच्छा, पहचान हो जाने के बाद जाहिर है अगला कदम है शिकायत दर्ज करना। और जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, इसके लिए अब दो रास्ते खुले हैं। एक तो ये राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in, हाँ, और दूसरा पारंपरिक तरीका, यानी नजदीकी पुलिस स्टेशन या फिर वो विशेष साइबर सेल। हाँ, ये दो विकल्प महत्वपूर्ण हैं। ऑनलाइन पोर्टल तेजी और सुलभता देता है, खासकर उन मामलों में जहां पीड़ित और अपराधी अलग-अलग शहरों या राज्यों में हों। लेकिन यहाँ एक चुनौती भी है। पीड़ित को अपनी शिकायत बहुत स्पष्ट और पूरी डिटेल में लिखनी होती है। वहीं पुलिस स्टेशन या साइबर सेल जाने पर आप सीधे अधिकारी से बात कर सकते हैं, जो शायद कुछ लोगों को ज्यादा प्रभावी लगे। सबसे जरूरी बात यह है कि शिकायत करते वक्त आप कितनी ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। स्क्रीनशॉट्स, यूआरएल्स, ट्रांजैक्शन आईडीज, बातचीत का ब्यौरा, शक्की व्यक्ति का प्रोफाइल अगर पता हो तो। समय, तारीख, हर छोटी चीज मायने रखती है। ये डिजिटल ब्रेड क्रम्स की तरह है, आप समझ रहे हैं? छोटे छोटे सुराख जो जांच टीम को अपराधी तक ले जा सकते हैं। ये ब्रेड क्रम्स वाली बात दिलचस्प है, क्योंकि अक्सर पीड़ित घबराहट में होते हैं और शायद सारी डिटेल्स याद ना रख पाएं या इकट्ठा ना कर पाएं। तो क्या ये शिकायत दर्ज होने में रुकावट बन सकता है? पूरी तरह से रुकावट तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, अधूरी जानकारी से जांच धीमी जरूर हो सकती है। पुलिस शुरुआती जानकारी के आधार पर प्रक्रिया शुरू तो करती है, पर सबूतों की कमी आगे चलकर दिक्कत पैदा कर सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि घटना के तुरंत बाद जितना संभव हो सके सबूत सहेज लें। हाँ, जैसे स्क्रीनशॉट। बिल्कुल। स्क्रीनशॉट लेने में देर ना करें, क्योंकि ऑनलाइन कंटेंट हटाया भी जा सकता है बहुत तेजी से। सही कहा। तो शिकायत दर्ज हो गई, जरूरी जानकारी दे दी गई। अब आता है तीसरा चरण, एफआईआर दर्ज होना। एफआईआर यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट। ये वो दस्तावेज है जो मामले को आधिकारिक तौर पर कानूनी प्रक्रिया में लाता है ना? बिल्कुल। पुलिस आपकी दी गई जानकारी और शुरुआती पूछताछ के आधार पर तय करती है कि क्या ये वाकई एक संज्ञेय अपराध है जिसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि हाँ, मामला बनता है, तो वे आईटी एक्ट और या आईपीसी की उचित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करते हैं। एफआईआर नंबर मिलना एक तरह से इस बात की पुष्टि है कि आपकी शिकायत पर औपचारिक जांच शुरू हो गई है। ठीक है। हालांकि ये भी जानना जरूरी है कि कभी-कभी पुलिस को अधिक जानकारी या स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो सकती है, या वे मामले को असंज्ञेय मानकर सिर्फ रिकॉर्ड में दर्ज कर सकते हैं, जिसके लिए फिर मैजिस्ट्रेट की अनुमति से जांच होती है। तो एफआईआर दर्ज होना एक अहम पड़ाव है, और इसके बाद शुरू होती है वो प्रक्रिया जिसे लेकर सबसे ज्यादा उत्सुकता और शायद थोड़ी घबराहट भी होती है। चौथा कदम, जांच, इन्वेस्टिगेशन। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसमें साइबर फॉरेंसिक एनालिसिस, आईपी एड्रेस ट्रेसिंग, बैंकों और सोशल मीडिया कंपनियों से तालमेल बिठाना, ये सब शामिल है। सुनने में ही कितना तकनीकी और जटिल लगता है। और ये वाकई जटिल है। साइबर फॉरेंसिक्स सिर्फ डिलीट किया हुआ डेटा वापस लाना नहीं है।
इसमें डिवाइस की पूरी जांच, कंप्यूटर हो, फोन हो, लॉग फाइल्स का विश्लेषण, मैलवेयर का पता लगाना, डेटा कहाँ से आया, कहाँ गया, कब बदला गया, ये सब शामिल है। और आईपी एड्रेस ट्रेस करना तो और भी पेचीदा हो सकता है। अपराधी अक्सर वीपीएन, वीपीएन। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या प्रॉक्सी सर्वर्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी असली लोकेशन छुपाने के लिए। अच्छा, तो फिर कैसे पता चलता है? मुश्किल होता है। ऐसे में आईपी एड्रेस शायद भारत के बजाय किसी दूसरे देश का दिखे, फिर उस देश की एजेंसियों से संपर्क साधो, उनकी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करो। इसमें बहुत समय और संसाधन लगते हैं। और ये जो बैंकों या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तालमेल बिठाने की बात है, ये कितना आसान या मुश्किल होता है? क्या ये कंपनियां आसानी से जानकारी दे देती हैं? ये तालमेल शब्द सुनने में जितना सीधा लगता है, असल में उतना है नहीं। देखिए, हर कंपनी की, चाहे बैंक हो, टेलीकॉम कंपनी हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अपनी कानूनी नीतियां और प्रक्रियाएं होती हैं यूजर डेटा साझा करने को लेकर। अच्छा, मतलब वो आसानी से नहीं बताते। पुलिस को बाकायदा कानूनी नोटिस भेजना पड़ता है, जैसे सीआरपीसी की धारा 91 के तहत। फिर कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट से जवाब आने में समय लगता है। और अगर कंपनी विदेश में स्थित है तो प्रक्रिया और लंबी हो सकती है। उसमें फिर वो MLAT यानी आपसी कानूनी सहायता संधि जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते शामिल हो सकते हैं। बाप रे। तो हाँ, ये तालमेल बिठाना अक्सर जांच में होने वाली देरी का एक बड़ा कारण बन जाता है। और ऊपर से डिजिटल सबूतों की प्रकृति भी नाजुक होती है। वे आसानी से बदले या नष्ट किए जा सकते हैं। ये तो वाकई एक भूल भुलैया है। खैर, मान लीजिए कि जांच आगे बढ़ी और पुलिस को कुछ ठोस सुराग मिल गए, तो अगला कदम क्या होता है? स्रोत के अनुसार 5वां कदम है गिरफ्तारी या समन जारी करना। हाँ, अगर जांच के दौरान पुलिस को पर्याप्त सबूत मिलते हैं जो किसी व्यक्ति की संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं, तो वे उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। खासकर अगर अपराध गंभीर है या मान लीजिए आरोपी के फरार होने, सबूत मिटाने या गवाहों को धमकाने का खतरा है। लेकिन हमेशा गिरफ्तारी हो जरूरी नहीं। नहीं, जरूरी नहीं। पुलिस पूछताछ के लिए समन भी जारी कर सकती है, यानी व्यक्ति को जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दे सकती है। ये सब मामले की गंभीरता, सबूतों की मजबूती और जांच अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है। ठीक है, तो या तो गिरफ्तारी हुई या समन पर पूछताछ हुई। अब जांच अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। छठा कदम है चार्जशीट दाखिल करना। ये क्या होता है चार्जशीट? चार्जशीट या आरोप पत्र एक तरह से पुलिस की जांच का फाइनल रिपोर्ट कार्ड होता है। रिपोर्ट कार्ड, अच्छा। हाँ, जो वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं। इसमें विस्तार से बताया जाता है कि जांच में क्या पाया गया, आरोपी कौन है, उसके खिलाफ क्या सबूत मिले हैं, कौन कौन गवाह हैं और किन कानूनी धाराओं के तहत उस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अगर पुलिस को जांच के बाद लगता है कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, तो वे चार्जशीट के बजाय क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल कर सकते हैं। क्लोजर रिपोर्ट मतलब केस बंद? हाँ, जिसका मतलब होता है कि वे फिलहाल मामला बंद कर रहे हैं। चार्जशीट का दाखिल होना ये संकेत देता है कि अब मामला अदालत में चलेगा। यानी पुलिस का काम यहाँ लगभग पूरा हो जाता है और गेंद अब अदालत के पाले में चली जाती है। तो 7वां चरण शुरू होता है ट्रायल यानी मुकदमा। यहाँ क्या होता है? फिल्मों में तो बड़ा ड्रामा दिखाते हैं। हाँ, फिल्मों से थोड़ा अलग होता है, लेकिन प्रक्रिया का सार वही है। अदालत में 2 पक्ष होते हैं। एक अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन, जो आमतौर पर सरकारी वकील होते हैं। सरकारी वकील, हाँ। और पुलिस द्वारा इकट्ठे किए गए सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी साबित करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा बचाव पक्ष, डिफेंस, यानी आरोपी और उसका वकील। बचाव पक्ष अभियोजन पक्ष के सबूतों को चुनौती देता है और आरोपी को निर्दोष साबित करने का प्रयास करता है। अच्छा। गवाहों को बुलाया जाता है, उनसे सवाल जवाब होते हैं, फिर दूसरे पक्ष के वकील उनसे जिरह मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। डिजिटल सबूतों को पेश करने और उनकी प्रामाणिकता साबित करने के लिए भी विशेष प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे IT एक्ट की धारा 65B के तहत सर्टिफिकेट देना पड़ता है। ओह, ये 65B वाला सर्टिफिकेट जरूरी होता है? हाँ, डिजिटल सबूत के लिए बहुत जरूरी है। तो ये पूरी प्रक्रिया लंबी चल सकती है, खासकर अगर मामला जटिल हो या गवाह ज्यादा हो। इस पूरी प्रक्रिया में सबूतों का कितना वजन होता है, खासकर ये जो डिजिटल सबूत हैं जिनकी प्रामाणिकता पर सवाल उठ सकते हैं? सबूत ही सब कुछ है। कानून में कहते हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी संदेह से परे साबित करना होता है। डिजिटल सबूतों के साथ चुनौती यही होती है कि उनकी प्रामाणिकता स्थापित की जाए। क्या उनके साथ छेड़छाड़ हुई है? क्या उन्हें सही प्रक्रिया से इकट्ठा और संरक्षित किया गया? हाँ, ये सब सवाल उठते होंगे। बिल्कुल। क्या IP एड्रेस या डिजिटल फुटप्रिंट वाकई उसी व्यक्ति का है जिस पर आरोप है? अभियोजन पक्ष को इन सब सवालों का जवाब देना होता है।
बचाव पक्ष इन्हीं कमजोरियों को ढूंढने की कोशिश करता है। इसीलिए साइबर फोरेंसिक की गुणवत्ता और सबूत पेश करने का तरीका बहुत मायने रखता है। समझ गई। गवाही, जिराह, सबूतों की पड़ताल, ये सब होने के बाद आता है 8वां और शायद सबसे अहम पड़ाव, फैसला, जजमेंट। बिल्कुल। जब अदालत दोनों पक्षों की दलीलें, सबूत और गवाहों के बयान सुन लेती है, तब न्यायाधीश कानून और तथ्यों के आधार पर अपना फैसला सुनाते हैं। फैसले में बताया जाता है कि आरोपी दोषी पाया गया है या निर्दोष। अगर दोषी पाया जाता है तो फिर सजा पर बहस होती है और न्यायाधीश अपराध की गंभीरता, आरोपी के पिछले रिकॉर्ड और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सजा सुनाते हैं। और सजा कुछ भी हो सकती है, जुर्माना, जेल। हाँ, सजा जुर्माना, जेल या दोनों हो सकती है अपराध की गंभीरता के अनुसार। और क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है या इसके बाद भी कुछ होता है? नहीं, कहानी यहाँ खत्म हो जरूरी नहीं। 9वां और आखिरी कदम है अपील। अपील? अच्छा। हाँ, अगर कोई भी पक्ष, चाहे अभियोजन हो या बचाव, निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो वो ऊपरी अदालत जैसे हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकता है। ऊपरी अदालत फिर से मामले को देखती है, लेकिन आमतौर पर वो तथ्यों की बजाय कानूनी बिंदुओं या प्रक्रियात्मक त्रुटियों पर ज्यादा ध्यान देती है। अपील की प्रक्रिया भी अपने आप में समय लेने वाली हो सकती है। ये तो सचमुच एक लंबी और कई चरणों वाली यात्रा है। शिकायत दर्ज करने से फैसले और फिर अपील तक। बाप रे, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपने आईटी एक्ट और आईपीसी का जिक्र किया। हमारे स्रोत भी इन मुख्य कानूनों पर रोशनी डालते हैं। क्या आप थोड़ा और समझा सकते हैं कि ये दोनों कैसे काम करते हैं, खासकर साइबर अपराधों के संदर्भ में? जरूर। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आईटी एक्ट खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और साइबर अपराधों से निपटने के लिए ही बनाया गया था। इसमें कंप्यूटर, नेटवर्क, डेटा सुरक्षा उल्लंघन, हैकिंग, पहचान की चोरी, उसके लिए धारा 66C है, कंप्यूटर के जरिए धोखाधड़ी के लिए 66D है, अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए 67, 67A, 67B, ऐसे अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है। तो ये डिजिटल दुनिया के लिए स्पेशल कानून है। हाँ, ये डिजिटल दुनिया के लिए एक विशेष कानून है। और भारतीय दंड संहिता आईपीसी वो कैसे फिट होती है? भारतीय दंड संहिता 1860 आईपीसी हमारा मुख्य आपराधिक कानून है। इसमें चोरी, धोखाधड़ी धारा 420, मानहानि धारा 499, पीछा करना धारा 354D, धमकी देना धारा 506, ब्लैकमेल धारा 384 जैसे पारंपरिक अपराधों की परिभाषा और सजा दी गई है। अब होता यह है कि कई पारंपरिक अपराध आजकल डिजिटल माध्यमों से किए जा रहे हैं। हाँ, जैसे ऑनलाइन धमकी देना। बिल्कुल। किसी को ईमेल या सोशल मीडिया पर धमकाना या धमकी देना आईपीसी के तहत अपराध है, लेकिन चूंकि ये कंप्यूटर या मोबाइल के जरिए किया गया तो आईटी एक्ट की धाराएं भी लागू हो सकती हैं। इसी तरह ऑनलाइन धोखाधड़ी में आईपीसी की धारा 420 के साथ आईटी एक्ट की धारा 66D भी लग सकती है। अच्छा, तो दोनों साथ में लगते हैं? हाँ, अक्सर तो ये दोनों कानून मिलकर काम करते हैं ताकि अपराध चाहे पारंपरिक तरीके से किया गया हो या डिजिटल तरीके से, अपराधी कानून की पकड़ से बच ना पाए। आप कह सकते हैं कि आईटी एक्ट कैसे पर फोकस करता है, मतलब डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल, जबकि आईपीसी क्या पर, यानी अपराध की मूल प्रकृति पर। ये दिलचस्प है कि कैसे पुराने और नए कानून मिलकर इस नई चुनौती का सामना कर रहे हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? इस पूरी प्रक्रिया को समझने का क्या मतलब है हमारे लिए? मतलब साफ है, साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करना सिर्फ एक फॉर्म भरना नहीं है। ये एक जटिल, बहुस्तरीय कानूनी और तकनीकी प्रक्रिया की शुरुआत है। जैसा स्रोत इशारा करते हैं, इसका लक्ष्य डिजिटल स्पेस में सुरक्षा और जवाबदेही लाना है। लेकिन ये प्रक्रिया चुनौतियों से भरी है। तकनीकी जटिलताएं हैं, सबूत जुटाने में देरी होती है, अलग अलग एजेंसी में तालमेल की समस्याएं हैं, और हाँ, समय बहुत लगता है। बिल्कुल। और ये पूरी बातचीत डिजिटल साक्षरता के महत्व को भी उजागर करती है ना? न सिर्फ अपराधों से बचने के लिए जागरूक होना जरूरी है, बल्कि अगर कोई शिकार हो जाए तो उसे अपने अधिकारों और इस प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए। ये जानना कि शिकायत के बाद क्या क्या हो सकता है, शायद पीड़ित को मानसिक रूप से तैयार रहने और न्याय की लड़ाई में डटे रहने की थोड़ी ताकत देता है। सही कहा। जानकारी ही सशक्तिकरण है। जब लोगों को पता होता है कि सिस्टम कैसे काम करता है, उसकी सीमाएं क्या हैं और उनके अधिकार क्या हैं, तो वे ज्यादा प्रभावी ढंग से न्याय की मांग कर सकते हैं। ये पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में भी एक कदम है। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल,
साइबर अपराध शिकायत के बाद की प्रक्रिया पर। यकीनन ये एक सीधी सड़क नहीं, बल्कि कई मोड़ों और चुनौतियों वाला रास्ता है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं, जिस पर आप सोच सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया की जटिलता और इसमें लगने वाले समय को देखते हुए, क्या आपको लगता है कि केवल कानूनों का होना काफ़ी है, या फिर साइबर अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने और पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने के लिए हमें जांच एजेंसियों की क्षमता बढ़ाने, विशेष अदालतों के गठन या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करने जैसे संरचनात्मक सुधारों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? क्या सोचना है आपका इस पर?